हेलो मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम बैक टू द वीडियो। बेटा आप लोगों का नीट का डेट आ चुका है, सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों का तैयारी काफी अच्छा चल रहा होगा। आज इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी यूनिट के बारे में पढ़ाने वाला हूं जिसका नीट में काफी अच्छा वेटेज है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा है, सबसे पहले मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं। उसके बाद में इस वीडियो में क्या पढ़ाने वाला हूं मैं उसके बारे में बातें करूंगा। तो अभी तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म कंबाइन होकर के पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशन से बेटा आगे जाकर कम्युनिटी बनती है एंड कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम से फाइनली किस तरीके से बायोस्फीयर का फॉर्मेशन होता है। इन सारी बातों के बारे में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। इसके बाद में बेटा क्या एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, क्या बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, कहाँ से बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स अपना रोल प्ले करना शुरू करते हैं, ये सारी बातें बता चुका हूं। इसके बाद में आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स पे किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। बट उससे पहले आइए कुछ काम की बातें कर लेते हैं। लोगों का डाउट रहता है कि सर मैं यहाँ पे अगर अपनी तैयारी करना चाहूँ तो रेगुलरली तैयारी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। आप सर यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ पता नहीं लगता। तो सर बेटा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो लोग नीट का या बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं वो लोग रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पढ़ने का क्या बेनिफिट है आप लोगों को, वो है कि आप लोगों को एजुकेशनल कंटेंट आपका सारा का सारा यहाँ मिलता रहेगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, बच्चे धीमे धीमे बीच में डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि किस तरीके से पढ़ाई करना है, क्योंकि आप लोगों को चाहिए कोई हाथ पकड़ के चलाए। और मेहनत तो आप लोग वैसे भी बहुत ज्यादा कर लेते हो, ये मैं अच्छे से जानता हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं जो टाइगर्स ऑफ बायो हॉली के बहुत ज्यादा मेहनती हैं। बट उन्हें चाहिए एक प्रॉपर डायरेक्शन किसी भी तरीके से मिले। तो बेटा इसके लिए आपको मोटिवेशन सेशंस भी यहाँ मिलते रहते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ मोटी इस करियर एडवाइस के बारे में, यहाँ पे आप लोगों को सारे सेशन मिल जाएंगे। एंड इसके इसके साथ साथ अगर जो आप लोगों का काउंसलिंग होता है तो काउंसलिंग में भी हम लोग आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आइए बढ़ते आगे। इकोलॉजी, यहाँ पे मैं आप लोगों को इकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ फिलहाल में। एंड इकोलॉजी में जो टोटल मिलाकर के 4 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, 14, 15 एंड 16। ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसके बाद में आता है इकोसिस्टम। एंड उसके बाद में आता है बेटा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। एंड जो लास्ट चैप्टर इकोलॉजी का है वो है बेटा एनवायरमेंटल इश्यूज। अगर मैं यहाँ पे वेटेज की बात करूँ तो वेटेज अराउंड 12 to 15 या 16 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। और जो 12 to 15 या 16 क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो इंटू 4 करके यहाँ से आप लोग देख सकते हो अराउंड 48 से लेकर के 60 मार्क्स के आसपास यहाँ से पूछा जाता है एवरी ईयर। इसके साथ साथ बेटा अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है एक सटीक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर स्टडी एंड अदर प्रॉब्लम्स जो आप लोग जनरली फेस करते हो। तो बेटा टेलीग्राम का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बता चुका था कि जो मेजर एबायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, वाटर और सॉइल। क्या इनका ऑर्डर होता है, इन सब बातों के बारे में जानने के लिए आप लोग पिछला वाला वीडियो को जाके देख सकते हो, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ इस वीडियो का। और आई बटन पे भी मैं इस वीडियो को डाल दिया हूँ। सो बेटा अब यहाँ पे मैं बात करूंगा कि एबायोटिक फैक्टर से ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। एबायोटिक फैक्टर से रिस्पॉन्ड करने के लिए बेटा क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म अपने आप को किसी तरीके से डेवलप कर लेते हैं। जैसे कि रेगुलेटर, कन्फर्मर, पार्शियल रेगुलेटर, माइग्रेशन, सस्पेंड, ये कुछ एडेप्टेशन है जिन एडेप्टेशन के थ्रू ऑर्गेनिज्म अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ, जब स्टार्टिंग में लाइफ का ओरिजिन हुआ था उस टाइम पे बेटा जो स्टार्टिंग बैक्टीरिया से हुआ था, धीमे धीमे प्लांट बने, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, बहुत कुछ बना। आज फाइनली काफी एडवांस्ड एनिमल्स बन चुके हैं, एडवांस्ड प्लांट बन चुके हैं। तो ओवरऑल जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का रिक्वायरमेंट रहा एंड बाय द हेल्प ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, आज काफी ज्यादा जो नेचर ने जिसको सेलेक्ट किया है वो और उस टाइप के ऑर्गेनिज्म आ चुके हैं। तो बेटा यहाँ पे मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि बाहर का टेम्परेचर कम है, ज्यादा है, किस तरीके का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, किस तरीके की वेरिएशन आ रही है, इन सबसे उनको फर्क नहीं पड़ता है।
तो वो ऑर्गेनिज्म को हम रेगुलेटर बोलते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंफर्म कर लेते हैं, उन्हें हम कन्फर्मर बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए इन्वायरमेंट का टेम्परेचर लोअर है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है, अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हाई है तो वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को भी हाई कर लेते हैं। इन्हें हम ऑस्मो कन्फर्मर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा पार्शियल रेगुलेटर। पार्शियल रेगुलेटर क्या है? ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो काफी हद तक अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से, लेकिन जब एनवायरनमेंट के फ्लक्चुएशन को ये नहीं झेल पाते हैं उस टाइम से अपने बॉडी के टेम्परेचर को ये एक कांस्टेंट लेवल पे जाकर के रेगुलेट कर लेते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पार्शियल रेगुलेटर बोलते हैं। माइग्रेशन एंड सस्पेंड में आप लोगों को इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल में हम बात करते हैं रेगुलेटर के बारे में। जो रेगुलेटर है ये एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बट प्रोडक्टिविटी जो सबसे ज्यादा होती है वो रेगुलेटर की ही होती है। रीजन क्या है कि ये लोग अपने होम्योस्टेटिस को मेंटेन कर लेते हैं। अब होम्योस्टेटिस क्या होता है बेटा? होम्योस्टेसिस में क्या होता है एग्जैक्टली कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को और इंटरनल फ्लूइड बैलेंस को मैनेज कर लेते हैं, इसे हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। आइए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को ये समझाता हूं। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है जिसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी 25 डिग्री सेल्सियस रहती है। अब अगर उसे किसी भी तरीके से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिल जाए तो वो सबसे ज्यादा उस टाइम पे अपना बेटर परफॉर्मेंस कर सकता है। तो इस चीज को मैनेज कैसे करता है? मान लीजिए कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो सर्दियों के टाइम पे क्या होगा बेटा? वो अपने घर पे सेंट्रलाइज्ड हीटर को लगा सकता है और अपने घर के टेम्परेचर को मैनेज कर सकता है। गर्मियों के टाइम पे अपने घर पे वो एसी लगा सकता है, अपनी कार से कहीं ट्रैवल करेगा तो वहां एसी लगा सकता है, उससे अपने टेम्परेचर को फिर से वो मैनेज कर लेगा। अब देखिए बेटा क्या हुआ कि उसने यहाँ पे जो अपने टेम्परेचर को मैनेज करके जो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश की है, ये आर्टिफिशियल मीन से किया है, ना कि फिजियोलॉजिकल मीन से। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म आर्टिफिशियल मीन से अपनी कंडीशन को मैनेज नहीं कर सकते वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। तो आइए यहाँ पे मैंने ग्राफ के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ कि रेगुलेटर जो होते हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, कन्फर्मर किस तरीके से बिहेव करते हैं, एंड पार्शियल रेगुलेटर किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा इंटरनल लेवल और एक्सटर्नल लेवल के बारे में दिया हुआ है। जो रेगुलेटर होते हैं बेटा ये अपने बॉडी टेम्परेचर को या उसके जो इंटरनल जो फ्लूइड बैलेंस होता है उसको मैनेज रखते हैं, एनवायरनमेंट के हिसाब से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इनका जो ग्राफ होगा वो कुछ स्ट्रेट लाइन होगा इस तरीके से, जो बाहर का लेवल चेंज हो रहा है लेकिन इंटरनली उनपे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये जो ग्राफ है वो है रेगुलेटर के। अब मैं बात करता हूँ बेटा जो कन्फर्मर होते हैं, कन्फर्मर किस तरीके से मेंटेन करते हैं अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को। तो मान लीजिए कि बाहर का लेवल चेंज हो रहा है, जब एक्सटर्नल लेवल चेंज होता है तो इस हिसाब से ये अपने इंटरनल लेवल को भी चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ जैसे जैसे बाहर का लेवल चेंज होगा इंटरनल लेवल भी चेंज होता है, और ये जो ग्राफ है ये ग्राफ है कन्फर्मर का। इसके बाद मैं बात करता हूँ पार्शियल रेगुलेटर का। तो पार्शियल रेगुलेटर काफी हद तक अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने का कोशिश करते हैं या फिर अपने फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखिए काफी हद तक ये लोग कोशिश करते हैं मेंटेन करने का, लेकिन जब ये लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो इनका जो ग्राफ है वो कांस्टेंट हो जाता है, अपने बॉडी टेम्परेचर को या जो फ्लूइड बैलेंस इसको कांस्टेंट कर लेते हैं। सो ये जो ग्राफ है वो है पार्शियल रेगुलेटर का, पार्शियल रेगुलेटर का। अब आइए आगे देखते हैं क्या होता है। रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। Having realized that the abiotic condition of many habitat may vary drastically in time, जो बाहर की कंडीशंस होती है वो ड्रास्टिकली टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। We now ask how do the organism living in such habitat cope और मैनेज। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से कोप अप करते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं विद स्ट्रेसफुल कंडीशंस को। बट बिफोर अटेम्प्टिंग टू आंसर दिस क्वेश्चन वी शुड परहैप आस्क फर्स्ट व्हाई अ हाईली वेरिएबल external environment should bother organism after all. One would expect that during the course of million of years of the existence, many species would have evolved a relatively constant internal environment। बेटा हुआ क्या कि जब कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में क्या किया, बहुत सारी स्पीसीज ने अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने का कोशिश किया, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का कोशिश किया, दैट परमिट
all biological reactions and physiological functions to proceed the मैक्सिमल एफिशिएंसी एंड 10। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इनकी जो एफिशिएंसी थी वो एफिशिएंसी इनकी मैक्सिमम हो गई। एनहेंस द ओवरऑल फिटनेस ऑफ द स्पीसीज, और अपनी ओवरऑल फिटनेस को एनहेंस किया। दिस कॉन्स्टेंसी फॉर एग्जांपल कुड बी इन द टर्म ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। अब ये कैसे भी हो सकता है, वो ऑप्टिमल टेम्परेचर की फॉर्म में हो सकता है या फिर वो ऑस्मोटिक बैलेंस की फॉर्म में भी हो सकता है, जिसे हम फ्लूइड बैलेंस बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। कहाँ गया ये, हाँ, फिटनेस ऑफ द स्पीसीज। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ने कोशिश की अपनी फिटनेस को मेंटेन करने की। अब यहाँ पे बताइए किस तरीके से हुआ, तो ऑप्टिमल टेम्परेचर को मेंटेन किया एंड ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने की कोशिश की। आइडियली then the constancy of the ideally हाँ, then the organism should be try to maintain the constancy of the internal environment, a process called homeostasis। तो ये होम्योस्टेसिस के बारे में आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि होम्योस्टेसिस जो प्रोसेस है वहां पे ये इंटरनल बॉडी टेम्परेचर या इंटरनल फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं डिस्पाइट वेरिंग द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एनवायरमेंट बाहर का जो वेरी हो रहा है उससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट अस टेक एन एनालॉजी टू क्लैरिफाई दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने बताया हुआ कि जो 25 डिग्री वाला सारा सारा मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। होम्योस्टेसिस, इसका जो डेफिनेशन है वो होम्योस्टेसिस इज द स्टेट ऑफ स्टेडी इंटरनल केमिकल एंड फिजिकल कंडीशन मेंटेन्ड बाय द लिविंग सिस्टम। आप लोग इस डेफिनेशन को भी नोट कर सकते हैं। रेगुलेटर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब रेगुलेटर की कुछ एडेप्टेशंस हैं जो अपने आप को इन्होंने एडेप्ट किया है, उसके बारे में बेटा है। एक, जब बाहर का टेम्परेचर कोल्ड होता है इस टाइम पे जो जो एडेप्टेशन है वो शिवरिंग है। ये ऑर्गेनिज्म शिवरिंग करके अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। एंड अगर बाहर का टेम्परेचर हॉट होता है तो इस टाइम पे स्वेटिंग जो एडेप्टेशन है, स्वेटिंग की हेल्प से ये ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। स्वेटिंग, आगे रेगुलेट। Some organisms are able to maintain homeostasis by physiological sometime behavioral। अब इस homeostasis को कभी organism behavior की help से भी maintain करते हैं और कभी physiological form में भी maintain कर लेते हैं। which means which ensure constant body temperature, means अपने body temperature को वो constant रखने की कोशिश करते हैं। constant osmotic concentration etc, all bird and mammal and a very few lower vertebrate and invertebrate species are indeed capable of such regulation। तो जो इसके एग्जांपल्स हैं वो बर्ड ऑल मैमल, वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहले बता भी दिए हैं सच रेगुलेशन। और हाँ, यहाँ पे ये थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन कर लेते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट सक्सेस ऑफ मैमल इज लार्जली ड्यू टू their ability to maintain a constant body temperature and thrive whatever they live in Antarctica or the Sahara Desert। यहाँ पे मैमल की सक्सेस के बारे में बताया हुआ कि जो मैमल है इतनी सक्सेस क्यों है, उसका रीजन क्या है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख लेते हैं या अपने बॉडी बैलेंस ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रख लेते हैं, चाहे वो अंटार्कटिका में रहता हो या वो सहारा डिजर्ट में रह रहा हो। The mechanism used by most mammal to regulate their body temperature are similar to the ones that we human use। तो सारा का सारा जो मैकेनिज्म है वो जो हम ह्यूमन यूज करते हैं वही मैकेनिज्म है, इसको आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। वी मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री इन समर व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन आवर बॉडी टेम्परेचर। अब जब बाहर का टेम्परेचर जब हमारी बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा होता है हम लोग तब भी अपने बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री पे मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। वी स्वेट प्रोफ्यूजली, उस टाइम पे हम स्वेटिंग से अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख लेते हैं। द रिजल्टिंग इवेपोरेटिव कूलिंग, और जब टेम्परेचर हमारा बाहर का बढ़ जाता है उस टाइम पे हम कूलिंग करके अपनी बॉडी, इससे हमारी स्वेटिंग से कूलिंग हो जाती है बॉडी की। सिमिलर टू व्हाट हैपन इन द डिजर्ट कूलर इन ऑपरेशन, ये इसका डिजर्ट कूलर के ऑपरेशन के साथ में कुछ बताया हुआ है, आप लोग समझ सकते हो। ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर इन विंटर व्हेन द टेम्परेचर इज मच लोअर देन 37 डिग्री, जब टेम्परेचर बाहर का 37 डिग्री से डाउन आ जाता है। वी स्टार्ट टू शिवर, और उस टाइम पे हम शिवरिंग शुरू कर देते हैं।
अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज विच प्रोड्यूस हीट एंड रिलाइज द बॉडी टेम्परेचर, और हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेजिस कर देती है। प्लांट ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन द इंटरनल टेम्परेचर। प्लांट में ऐसी कोई भी मैकेनिज्म नहीं होती है जिससे वो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख सकें। कन्फॉर्मर 99% ऑफ द एनिमल नियरली ऑल द प्लांट, सारे के सारे जो प्लांट हैं लगभग, और 99% ऑफ द एनिमल, ये सारे के सारे कन्फर्मर होते हैं। इसके अलावा कुछ और इसकी एग्जांपल है, मैं यहाँ पे लिख के आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे कि इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल, ETC, ये और कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि यहाँ पे कन्फर्मर के बारे में बताया हुआ है। तो कन्फर्मर जनरली क्या करते हैं कि अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं रख पाते, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर लेते हैं या फिर डिक्रीज कर लेते हैं। देखिए आगे यहाँ पे दिया हुआ पार्शियल रेगुलेटर के बारे में। पार्शियल रेगुलेटर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि काफी हद तक अपने टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं, लेकिन इसका भी एक पीक होता है। उस पीक के बाद में ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेते हैं, या फिर बॉडी के ऑस्मो रेगुलेशन को कांस्टेंट कर लेते हैं, बाहर की कंडीशन से अपनी बॉडी की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको चेंज नहीं करते हैं। कंफर्म, यहाँ पे देखो कंफर्म के बारे में बताया हुआ है, कंफर्मर क्या करते हैं। देखिए बेटा, an overwhelming majority 99% of the animal and nearly all plant cannot maintain a constant internal environment। 99% ऑफ द एनिमल और नियरली ऑल द प्लांट अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट नहीं रखते हैं। याद रखना है ये आपको। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर, जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर चेंज होता रहता है उनका भी बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है। इन एक्वाटिक एनिमल सम द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड चेंजेस विद दैट ऑफ द एम्बिएंट एयर वाटर। ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बताया हुआ है बेटा कि जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं उनका ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उनकी बॉडी फ्लूइड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। आइए थोड़ा इसको यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ आपको एक्वाटिक फिशेस के बारे में। एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा इशू है, इसको मैं मैनेज कर ले रहा हूँ। पार्शियल रेगुलेटर को हटा के यहाँ पे एक्वाटिक फिशेस के बारे में बता दे रहा हूँ। इन एक्वाटिक फिशेस, देखिए बड़ा सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास दो टाइप की फिशेस हैं। एक जो अंदर जो वाटर का टेम्परेचर, यहाँ पे जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्ट का, यहाँ पे मान लीजिए हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्ट ज्यादा है, यहाँ पे सॉल्ट कम है। तो क्या होता है बेटा कि जो यहाँ पे मान लीजिए फिशेस यहाँ भी प्रेजेंट हैं और फिशेस वहां भी प्रेजेंट हैं। ये अच्छा नहीं बना, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। हम्म, यहाँ भी फिशेस प्रेजेंट हैं और फिशेस वहां भी प्रेजेंट है बेटा। तो देखिएगा क्या होता है। ये है यहाँ पे फिश, ये यहाँ पे फिश है। देखिए क्या होता है जब यहाँ का सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो ये फिश में धीमे धीमे करके जो सॉल्ट है इन फिश की बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे वाटर भरा हुआ है पूरे में, ये वाटर है और वाटर में सॉल्ट ज्यादा है। यहाँ पे जो वाटर है इस वाटर में सॉल्ट कम है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये बाउंड्री है, ऐसा नहीं समझिएगा नीचे से पानी सेम है। तो क्या होता है बेटा कि जो यहाँ पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट जाना शुरू हो जाता है और इनकी बॉडी से सॉल्ट निकल के बाहर आना शुरू हो जाता है। बिकॉज बाहर सॉल्ट ज्यादा है, कम है, और अंदर इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट ज्यादा है। तो इस तरीके से ये लोग भी अपने इंटरनल बॉडी
ओके ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, बढ़ते हैं। The osmotic concentration of the body fluid changes with that of the ambient air water osmotic concentration. These animal and plant simply conformer, और ऐसे एनिमल और प्लांट को हम सिंपली कन्फर्मर बोलते हैं। कंसिडरिंग द बेनिफिट ऑफ द कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, यहाँ पे बताया हुआ कि जो कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट रखने के जो बेनिफिट हैं इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। We must we must ask why these conformer had not evolved to become regulators। क्यों सारे के सारे कंफर्मर रेगुलेटर नहीं बन गए? रीजन उसका था कि ये एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और जो कंफर्मर है यहाँ पे इनकी ज्यादा एनर्जेटिकल एनर्जी ज्यादा कंज्यूम नहीं होती है उनके बॉडी टेम्परेचर को चेंज करने में। देखिए यहाँ पे रेगुलेटर, हाँ, रिकॉल द ह्यूमन एनालॉजी वी यूज्ड अब यहाँ पे कुछ ह्यूमन एनालॉजी के बारे में बताया हुआ, जैसा कि बताया हुआ था कि 25 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करने वाली जो मैंने बात बताई थी, डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखिएगा, अब मच एज दे लाइक हाउ मैनी कैन रियली अफोर्ड एयर कंडीशनर, कौन कौन एयर कंडीशन को रियली अफोर्ड कर सकता है? मैनी सिंपली स्वेट इज आउट, सिंपली क्या होता है कि बस स्वेट की हेल्प से अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया जाता है। एंड रिजाइन देमसेल्फ टू सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, और ये अपने सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस को समर के टाइम पे पूरा कर लेते हैं। थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव, ये जो थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस जो है ये एनर्जेटिकली काफी ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। दिस इज particularly ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल लाइक श्यू एंड ह्यूमिंग बर्ड। यहाँ बताया हुआ कि ये जो है बेटा पार्टिकुलरली स्मॉल बर्ड लाइक श्यू और ह्यूमिंग बर्ड के लिए ट्रू है। हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। देखिए हीट लॉस और हीट गेन है ये सरफेस एरिया का फंक्शन है। देखिए इसको भी समझाता हूं मैं आपको एक स्लाइड के थ्रू। देखिए मैं मान के चल रहा हूं यहाँ पे कि ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो कि छोटा है, ये एक ऑर्गेनिज्म है जो छोटा है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अपने पास मान लीजिए ये एलिफेंट है, एलिफेंट ये है, और यहाँ पे बेटा कोई छोटा सा ऑर्गेनिज्म, क्या नाम उसका है, मान लो क्रो है। इनका एक कंपैरिजन हम आप लोगों को यहाँ पे बताते हैं। इसका बॉडी एरिया कम है तो डेफिनेटली क्या होगा कि जब इसका बॉडी वॉल्यूम कम होगा तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि अगर मैं इसके इतना पार्ट यहाँ से रिमूव करता हूं तो यहाँ पे आप लोग कंपेयर करके देख सकते हो, ये वाला जो इसका पार्ट है ये पार्ट छुपा हुआ है इसकी बॉडी में, और यहाँ पे ये सारी की सारी एरिया एक्सपोज है। इसलिए जो स्मॉल एनिमल होते हैं उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और जो लार्ज एनिमल होते हैं उनका सरफेस एरिया कम होता है। स्मॉल एनिमल हैव लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज एनिमल हैव स्मॉल सरफेस एरिया। जो एनिमल जितना छोटा होगा उसका सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होगा, और जो एनिमल जितना बड़ा होगा उसका सरफेस एरिया उतना ही कम होगा। आते हैं फिर से कंसेप्ट पे। तो अभी यहाँ देखिएगा बेटा, सिंस स्मॉल एनिमल हैव ए लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू द देयर वॉल्यूम दे टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड। जब बेटा बाहर कोल्ड ज्यादा होगा तो ये अपनी बॉडी हीट को इजिली लॉस कर देते हैं। सिस्टम का थोड़ा इशू हो रहा है बेटा, थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करिएगा। Then they have to expend much energy to generate the heart and to lose their body very fast when it is cold outside. Then they have to expend much energy to generate body heat through metabolism. This is the main reason why very small animal are rarely found in the polar region। और यही रीजन है जिसके चलते जो स्मॉल एनिमल है वो पोलर, जो स्मॉल रीजन एनिमल्स होते हैं पोलर रीजन में नहीं प्रेजेंट होते हैं। This is the main reason why very small animal rarely found in the polar region. During the course of evolution, the cost and benefit of maintaining a constant internal environment are taken into consideration. Some species have evolved
द एबिलिटी टू रेगुलेट बट ओनली ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ एनवायरमेंट कंडीशन बियॉन्ड विच दे कैन सिंपली कन्फर्म। यहाँ बताया हुआ है कि जो यहाँ पे ये बताया हुआ लाइन्स में, और पार्शियल रेगुलेटर के बारे में यहाँ बताया हुआ है, ठीक है ना, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। पार्शियल रेगुलेटर के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। अब देखिए, इफ द स्ट्रेसफुल एक्सटेंट कंडीशन आर लोकलाइज्ड और रिमेन्स ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, अगर ये कुछ टाइम के लिए रहती हैं, द ऑर्गेनिज्म हैज टू अदर अल्टरनेटिव फॉर देयर सर्वाइवल, तो ऑर्गेनिज्म के पास कुछ अलग अल्टरनेट्स होते हैं जिससे वो अपनी सर्वाइवल को मैक्सिमाइज कर सकता है। यहाँ पे आप लोगों को एक और बात मैं बता देता हूँ, कुछ रूल है। एक एलन सर ने रूल दिया था, एलेंस रूल है। ये आप कहाँ बताऊँ, तो एलेंस रूल, हाँ यहाँ पे बता देता हूँ। एलेंस रूल, एलेंस रूल है कि जो ऑर्गेनिज्म कोल्डर एरिया में रहते हैं उनमें जो एक्सट्रीमिटीज होती है बहुत छोटी होती हैं। एनिमल सर्वाइविंग इन द सर्वाइविंग इन पोलर एरियाज हैव जनरली शॉर्ट एक्सट्रीमिटीज। दूसरा बेटा रूल है, उसका नाम है बर्जमैन रूल, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। बर्जमैन रूल सिंपली बहुत सिंपल है, ये कुछ इसमें खास दिया हुआ नहीं है कि जो एनिमल पोलर एरिया में रहते हैं, ये जनरली लार्ज एनिमल होते हैं, और जो ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं या हॉटर एरिया में रहते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज, ये एनिमल जनरली स्मॉल एनिमल होते हैं। स्मॉल साइज इनका होता है और लार्ज साइज इनका होता है। इतना आप लोगों को याद रखना है। एनिमल लिविंग इन द पोलर एरिया हैव लार्ज बॉडी साइज एंड एनिमल विच आर लिविंग इन द ट्रॉपिकल एरिया हैव स्मॉल बॉडी साइज। इसके बाद माइग्रेट। अब यहाँ पे माइग्रेशन के बारे में बात बता दें। जो यहाँ पे बताया हुआ था कि उनके पास दो अदर अल्टरनेटिव्स होते हैं, वो क्या, वो माइग्रेशन एंड सस्पेंड होता है। माइग्रेशन में क्या होता है, माइग्रेट करना सिंपली कि जब जो हमारे पास अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है उस टाइम पे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जनरली एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे माइग्रेट कर जाते हैं। ऑर्गेनिज्म मूव अवे फ्रॉम अबे टेम्परेरी फ्रॉम stressful habitat to more hospitable area and return when stressful condition पीरियड इज ओवर। जब स्ट्रेसफुल पीरियड जब आता है तो अपनी मोर हॉस्पिटेबल एरिया में चले जाते हैं, और जब उनकी स्ट्रेसफुल पीरियड ओवर हो जाता है तो अपनी एरिया में वापस आ जाते हैं। एग्जांपल है लद्दाख टू चंडीगढ़। जनरली क्या होता है कि जब सर्दियों का मौसम आता है, जब लद्दाख में बहुत ज्यादा स्नोफॉल शुरू हो जाता है, उस टाइम पे लद्दाख से लोग क्या करते हैं, चंडीगढ़ में आ जाते हैं और वहां पे रहना शुरू कर देते हैं। मींस पंजाब चंडीगढ़ में आना आके रहना शुरू कर देते हैं। सेकंड, और जब वो वहां पे स्नोफॉल खत्म हो जाता है उस टाइम पे लोग वापस अपने अपने घरों में लौट जाते हैं। सेकंड एग्जांपल इसका साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन के बारे में बेटा बताया हुआ कि नॉर्थ रीजन टू भरतपुर, जो नदर्न रीजन है वहां से भरतपुर में आ जाते हैं। भरतपुर में क्योलादो नेशनल पार्क है, और इसी क्योलादो नेशनल पार्क में आ जाते हैं विंटर सीजन के दौरान। और जब वो जो स्ट्रेसफुल पीरियड उनका खत्म हो जाता है तो ये वापस अपने साइबेरिया में चले जाते हैं। आगे देखिए, सस्पेंड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है उस टाइम पे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपनी जो एक्टिविटी है इनको सस्पेंड कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। एग्जांपल इसका है बैक्टीरिया, फंगाई, लोअर लोअर प्लांट और थिक वॉल्ड स्पोर है। इनमें जनरली क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये अपनी ग्रोथ को सस्पेंड कर देते हैं और एक अंडरगो हो जाते हैं डोरमेंट स्टेज को, डोरमेंट स्टेज में आ जाते हैं।
अब डोरमेंट स्टेज पे क्या होता है कि इनकी बॉडी की एक्टिविटी एकदम बिल्कुल कम हो जाती है और ये आराम से उस टाइम पे सरवाइव कर लेते। और जब फेवरेबल कंडीशन आती तो ये अपनी डोरमेंसी को ब्रेक कर देते हैं और आराम से रहना शुरू कर देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है बेटा, डोरमेंसी है, हाइबरनेशन है, एस्टिवेशन है एंड डाइपॉज। एक एक करके मैं आपको सारी की सारी बातें बता दे रहा हूँ। डोरमेंसी क्या होता है? डोरमेंसी में होता है बेटा कि जो सस्पेंडेड डेवलपमेंट में चले जाना। अब इसका एग्जाम्पल जो है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बैक्टीरिया हुआ, फंजाई हुआ, लोअर प्लांट हुआ, थिक वॉल्ड स्पोर हुए, सारे सारे डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन बेटा इसको हम बोलते हैं जनरली विंटर स्लीप। विंटर स्लीप में क्या होता है कि जब विंटर सीजन आती है, ड्यूरिंग विंटर सीजन, हाइबरनेशन, ड्यूरिंग विंटर सीजन, जो पोलर वियर होते हैं अंडरगोज हाइबरनेशन। पोलर बियर जो होते हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं और जब वो विंटर सीजन जब निकल जाती है उस टाइम पे फिर से अपनी रेगुलर डे टू डे लाइफ में आ जाते हैं। इसके अलावा जो थर्ड एग्जांपल है वो एस्टिवेशन है। एस्टिवेशन की अगर हम बात करें बेटा तो एस्टिवेशन में क्या होता है कि जो इसको बोलते हैं समर स्लीप, हाइबरनेशन को बोलते हैं विंटर स्लीप, विंटर स्लीप, और एस्टिवेशन को बोलते हैं समर स्लीप। तो इसका एग्जाम्पल है स्नेल है, और स्नेल के अलावा बेटा कुछ फिशेस होती हैं, तो ये एस्टिवेशन में चली जाती है जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस टाइम पे ये समर स्लीप में चली जाती है जिसे हम एस्टिवेशन बोलते हैं। और लास्ट है बेटा डाइपॉज। तो अगर डाइपॉज के बारे में बात करें तो ये क्या होता है बेटा कि कुछ स्टेज में सस्पेंडेड डेवलपमेंट यहाँ भी हो जाता है। अब देखिए, माइग्रेट द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्परेरी फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू द मोर हॉस्पिटेबल एरिया। जो ऑर्गेनिज्म है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन से मूव कर जाते हैं, हॉस्पिटेबल एरिया में आ जाते हैं। एंड रिटर्न व्हेन द स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर, और जब स्ट्रेसफुल पीरियड ओवर हो जाता है तो वो वापस रिटर्न हो जाते हैं। इन ह्यूमन एनालॉजी दिस स्ट्रेटजी इज लाइक अ पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला। यहाँ पे बताया हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ कि पर्सन जो है वो दिल्ली से शिमला में मूव कर जाता है ड्यूरिंग द समर, समर के टाइम पे। मैनी एनिमल पार्टिकुलरली बर्ड ड्यूरिंग विंटर अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंसेस माइग्रेट टू मोर हॉस्पिटेबल एरियाज एवरी विंटर। Every winter, the famous Keolado National Park, Bharatpur in Rajasthan, hosts thousands of the migratory bird coming from Siberia and other extremely cold northern region। बताया हुआ बेटा कि जो बहुत सारी बर्ड हैं वो साइबेरिया से भरतपुर में चली जाती हैं क्यूलादियो नेशनल पार्क में। ये सारी की सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ बता चुका हूँ पहले। सस्पेंड इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर एनिमल। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, फंजाई की या लोअर एनिमल की बात करते हैं, various kinds of thick-walled spore are formed which help them to survive in unfavorable condition। बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट एंड वेरियस काइंड ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर, इनमें क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं तो ये डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं। दी जर्मिनेट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सुइटेबल एनवायरनमेंट, और जब इनकी एनवायरनमेंट बाहर का सुइटेबल हो जाता है उस टाइम पे ये जर्मिनेट कर जाते हैं। इन हायर प्लांट्स, यहाँ हायर प्लांट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। in higher plant seeds and some other vegetative reproductive structure serve as the means to tide over the period of stress beside the helping in dispersal। जनरली क्या होता है, देखो सीड के बारे में, जैसे गेहूं हुआ या राइस का जो सीड होता है जनरली वो एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकता है, एक स्पेसिफिक सीजन में ग्रो कर सकता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये सीड जनरली ग्रो कर जाते हैं, और जब उसका जो फेवरेबल पीरियड जब चला जाता है तो उसको जनरली हम लोग काट के इन द फॉर्म ऑफ सीरीज को स्टोर कर लेते हैं, और जब उसका फिर से फेवरेबल टाइम आता है तो उसको दोबारा से जर्मिनेट कर दिया जाता है और फिर से वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। दे जर्मिनेट टू फॉर्म आर न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशन। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है तो वो ग्रो कर जाते हैं। दे डू सो बाई रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड गोइंग इनटू अ स्टेट ऑफ डोरमेंसी, और यहाँ पे ये डोरमेंसी की स्टेट में चले जाते हैं और अपनी मेटाबॉलिक रेट को कम कर देते हैं। आगे देखिए, इन एनिमल
द ऑर्गेनिज्म इफ अनेबल टू माइग्रेट, अब कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो माइग्रेट नहीं कर पाते हैं, माइट अवॉइड द स्ट्रेस बाय स्केपिंग इन टाइम, तो ये क्या करते हैं कि टाइम को स्केप करना शुरू कर देते हैं। द सिमिलर केस ऑफ बियर गोइंग इनटू द हाइबरनेशन, बियर है हाइबरनेशन में चला जाता है ड्यूरिंग विंटर, और सम स्नेल एंड फिश गो इनटू एस्टिवेशन टू अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम, सब समर रिलेटेड प्रॉब्लम से बचने के लिए स्नेल और जो फिशेस होती हैं वो एस्टिवेशन में चली जाती हैं, जिससे हीट से बच सकती है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मैनी जू प्लांक्टन स्पीसीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि डाइपॉस का है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मैनी जू प्लांक्टन स्पीसीज इन लेक एंड पॉन्ड आर नॉन टू एंटर डाइपॉज स्टेज ऑफ द सस्पेंडेड डेवलपमेंट, तो यहाँ पे सस्पेंडेड का जो एग्जाम्पल है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बेटा, यहाँ पे जो इसका एग्जाम्पल है वो जू प्लैंकटन है। ओके, और इस हिसाब से आपका ये लेक्चर भी खत्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट, एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जो वीडियो जो यहाँ पे जो नोट्स है, इस नोट्स को मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहां पे जाके आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट।